गुड मॉर्निंग। मैं उज्ज्वल सिंह आज लॉ फैक्ट्स के बारे में आज आपको बताऊंगा। बहुत से लोगों ने अपने आसपास के लोगों से सुनकर तथा फिल्मों में देखकर कानून के बारे में एक अलग ही धारणा बना रखी है जो कि सत्यता से बिल्कुल परे है। आज हम उनमें से कुछ गलत धारणाओं के बारे में पढ़ेंगे और उसके सही रूप को समझेंगे। तो आइए चलते हैं लॉ फैक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं और देखते हैं लॉ फैक्ट्स का पहला पॉइंट क्या कहता है। फर्स्ट पॉइंट है ड्यूरेशन ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट। कुछ लोगों की इसमें धारणा होती है आजीवन कारावास की अवधि कितनी होती है। बहुत से लोगों को लगता है कि आजीवन कारावास सिर्फ 14 साल का होता है। इसका कारण ये है कि उन्होंने कुछ पुरानी फिल्मों में एक डायलॉग सुना होता है 14 साल की उम्र कैद। ऐसा फिल्मों के माध्यम से या अगल बगल अपने आसपास के लोगों से सुन करके लोगों को लगता है कि आजीवन कारावास सिर्फ 14 साल के लिए होता है, जबकि यह ऐसा कुछ नहीं होता है कि 14 साल या 20 साल का आजीवन कारावास होता है। ये कम्प्लीटली एक भ्रम होता है, एक गलतफहमी है इंडिया में जो फैली हुई है। लाइफ imprisonment means that the convict will be in prison till the end of his or her life. लाइफ imprisonment आजीवन कारावास का मतलब होता है कि दोषी या अपराधी अपनी जिंदगी के अंतिम क्षण तक जेल में ही रहेगा। इस सेंटेंस में द गवर्नमेंट पब्लिश द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 on 2 April 2013 which brought in many changes in the Indian Penal Code. क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 में जो 2 अप्रैल 2013 को पास हुआ है, जो पब्लिश हुआ है, उसमें इंडियन पेनल कोड में काफ़ी चेंजेस किए गए हैं। इसमें फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सप्रेशन कारावास के बारे में दिया गया है जहां पे लिखा हुआ है विच शैल मीन इम्प्रिजनमेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ द पर्सन नेचुरल लाइफ। जहां पे लिखा हुआ है कि जिंदगी के शेष बचे समय के लिए कारावास। फर्स्ट टाइम अमेंडमेंट एक्ट 2013 में इसके बारे में मेंशन किया गया है। द 14-year लिमिट कम्स फ्रॉम ए सेपरेट प्रोविजन इन द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इन 433A। जो 14 साल का टाइम लिमिट सबको लगता है कि 14 साल का आजीवन कारावास होता है, उसका जो प्रोविज़न है वो एक सेपरेटली मेंशन किया गया है। वो है क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC के 433A सेक्शन में। 433A सेक्शन क्या कहता है? द प्रोविजन स्टेट्स दैट स्टेट गवर्नमेंट कैन ग्रांट रिमिशन टू द सेंटेंस अवॉर्डेड बाय द कोर्ट, हाउएवर इन द सच केसेज द सेंटेंस कांट बी रिड्यूस्ड टू एनीथिंग लेस देन 14 ईयर्स। जो 433A सेक्शन कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो अगर कोई सज़ा जो कोर्ट ने सज़ा दी है किसी को आजीवन कारावास की, तो उसकी सज़ा को रिड्यूस कर सकता है, परंतु ये सज़ा रिड्यूस करेगा वो 14 ईयर्स से कम नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब हुआ कि मिनिमम 14 ईयर्स तो उसको जेल में ही रहना होगा। उसके बाद जो आजीवन कारावास का उसका टाइम पीरियड बचा है उसको उसके व्यवहार पे, उसके आचार विचार के आधार पे वो स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो कम कर सकती है। इट इज़ अंडर द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ये पूरा स्टेट राज्य सरकार के विवेकाधीन शक्ति के अंतर्गत आता है। आइए देखते हैं जो एक गलत धारणा, जो सेकंड गलत धारणा लोगों में फैली हुई है, डे एंड नाइट आर काउंटेड एज 2 days इन पनिशमेंट। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि जो हमको कारावास मिलता है, पनिशमेंट मिलता है, उसमें दिन और रात 2 दिन के बराबर काउंट किए जाते हैं। तो मैं आपको यहाँ बता दूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, यह बिल्कुल एक गलत धारणा है। दो दिन और रात मिल करके 2 दिन काउंट नहीं किए जाते हैं। ये केवल एक फिल्मी डिस्क्रिप्शन है, जो एक फिल्मी चित्रण किया जाता है, जो आपके शब्दावली में उसको और मसालेदार, उसको और अच्छा बनाने के लिए इस तरह से फिल्मों में दिखाया जाता है। बाकी रियली में या प्रैक्टिकल ग्राउंड में ऐसा कुछ नहीं होता है। If someone is sentenced for 6 years of imprisonment, he will serve exactly 6 years and not 3 years. Days and nights are not counted separately ever.
अगर किसी को इसमें बताया जा रहा है कि अगर किसी को 6 साल की अगर सज़ा हुई है, कारावास हुआ है, तो वो एग्जैक्टली 6 साल जेल में ही रहेगा, वो 3 साल उसका नहीं होगा। दिन और रात यहाँ पे सेपरेटली काउंट नहीं किए जाएंगे। जेल मैनुअल ऑफ द स्टेट में प्रोवाइड फॉर सम रिलीफ ऑन गुड कंडक्ट एंड लिमिट ए पार्ट ऑफ द सेंटेंस। जैसा मैंने अभी पिछले स्लाइड में आपको बताया था, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि जेल मैनुअल में यह मेंशन किया गया है कि अगर स्टेट चाहे तो उनके व्यवहार पे, उनके अच्छे आचरण पे स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो उनको सज़ा मिली है उसमें कमी कर सकता है। थर्ड पॉइंट है बेल इन पुलिस स्टेशन, लॉयर ऑफ ए पर्सन कमिंग टू पुलिस स्टेशन टू गेट बेल। आपने इसका मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, जो आपने फिल्मों में देखा होगा कि चाहे हीरो हो चाहे विलन हो, जब वो उनको पुलिस पकड़ के थाने ले जाती है, पुलिस स्टेशन में ले जाती है, तो उसी समय कुछ देर बाद वकील जो है उस हीरो या विलन का बेल लेकर के पहुंचते हैं और बताते हैं कि इनका बेल पेपर है, इनको यहाँ बंद नहीं किया जाए, और तुरंत पुलिस स्टेशन से ही उनको डायरेक्ट लेके चले जाते हैं। मैं आपको यहाँ बता दूँ कि ये बिल्कुल गलत, जो आप समझ रहे हैं कि ऐसा कुछ होता है, तो ये बिल्कुल गलत धारणा है। बेल इज मूव बिफोर ए कोर्ट एंड कोर्ट ग्रांट्स बेल इन प्रेजेंस ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और एनी एल्स फ्रॉम द सेम पुलिस स्टेशन। ये सेंटेंस ये कहता है कि बेल पेपर जो होता है वो पहले कोर्ट के सामने रखा जाता है, और कोर्ट जो है, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है जो पीएस का, उसके सामने, या फिर उस पुलिस स्टेशन का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव अगर वहाँ पे है तो उसके सामने वो बेल जो है दे सकती है। An accused remains with police either before being presented to the court or in the police custody granted by court itself। कोई भी अगर दोषी है, अगर उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, तो वो पुलिस स्टेशन में तब तक रहेगा या तो जब तक कि उसको कोर्ट में पेशी ना उसकी हो। मतलब ये हुआ यहाँ पे कि अगर किसी को दोषी को पुलिस वाले पकड़ते हैं तो उनके पास एक बाउंड होता है कि 24 घंटे के अंदर उनको कोर्ट में उसको प्रोड्यूस करना होता है, या फिर कोर्ट ने पुलिस कस्टडी अगर दे रखी है जो 15 डेज की होती है, आगे हम उसको पढ़ेंगे, अगर पुलिस कस्टडी दे रखी हो तब वो दोषी पुलिस स्टेशन में रहेगा। इन बोथ केसेस देयर इज नो रूम फॉर सरप्राइज बेल इन पुलिस स्टेशन। दोनों कैटेगरी में, दोनों केसेस में, चाहे पुलिस ने किसी दोषी को पकड़ा हो कोर्ट में पेश करने के लिए, या फिर कोर्ट ने पुलिस कस्टडी अगर दी है, तो दोनों केसेस में कोई भी सरप्राइज बेल नहीं होता है पुलिस स्टेशन में। कोई भी उसका वहाँ पे कोई विकल्प नहीं है कि ऐसा कोई लॉयर बेल पेपर लेके डायरेक्ट आ जाएगा और उसको पुलिस स्टेशन से डायरेक्टली लेके चला जाएगा। ईच एप्लीकेशन फॉर बेल इज फर्स्ट फॉरवर्डेड टू पुलिस बिफोर बीइंग हर्ड एंड ग्रांटेड आफ्टर हियरिंग पुलिस। कोई भी जो बेल एप्लीकेशन होता है पहले वो पुलिस के पास आता है, उसके बाद सुनवाई के बाद उसको कोर्ट द्वारा बेल दिया जाता है। पुलिस कैन ग्रांट बेल from police station only in bailable offences where no court order is possible and no lawyer is required। पुलिस स्टेशन से भी कुछ ऑफेंसेज ऐसे होते हैं जिनमें डायरेक्टली बेल दे सकती है, उन्हें बेलेबल ऑफेंस कहते हैं, जमानती अपराध बोलते हैं। ऐसे कैटेगरी में जो अपराध आते हैं उनको पुलिस अपने बिहाफ पे, अपने पावर से पुलिस स्टेशन से उनको डायरेक्ट बेल दे सकती है, जहां पर कोई कोर्ट के ऑर्डर की संभावना न हो। ऐसा कहीं इंटीरियर में है पुलिस स्टेशन है जहाँ पे अभी तुरंत अवेलेबिलिटी ना हो, ऐसे किसी जगह पे पुलिस वाला खुद जो है, जो वहाँ का एसएचओ होगा, जो पुलिस वहाँ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा, वो बेलेबल ऑफेंस अगर किया हुआ है तो उसमें बेल दे सकता है। अब आते हैं हम फोर्थ पॉइंट पे। ये एक इसमें काफ़ी लोगों को एक मतभेद होता है, इसमें काफ़ी गलत धारणा काफ़ी लोगों के अंदर होती है। एज ऑफ क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपराधिक उत्तरदायित्व की उम्र क्या होती है? तो मैं आपको बता दूं, द एज ऑफ क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन इंडिया इज 7 ईयर्स। भारत में जो आपराधिक उत्तरदायित्व की उम्र है वो 7 साल निर्धारित की गई है। हेंस ए चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 7 ईयर्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड ए चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। इसलिए 7 साल से अगर कोई कम उम्र का बच्चा है तो वो लॉ के, कानून के अधीन जो उसमें मापदंड बने हुए हैं उसके अंतर्गत वो नहीं आएगा। नथिंग इज एन ऑफेंस डन बाय चिल्ड्रन बिटवीन 7 and 12 years of age who have not attained sufficient maturity of understanding to judge the nature and consequences of their conduct on that occasion and did not know that what they were doing was wrong। ये सेंटेंस ये कहता है
कि 7 और 12 साल की उम्र के बीच का अगर कोई बच्चा है, उसके द्वारा अगर कोई कार्य किया जाता है और उस कार्य के करने के लिए उस बच्चे के अंदर जो सफिशिएंट मेच्योरिटी होनी चाहिए, उसको समझने के लिए कि वो जो कार्य कर रहा है उसका कॉन्सिक्वेंसेस, उसके परिणाम क्या हो सकते हैं, अगर उसको ये सफिशिएंट मेच्योर नहीं है उस बात को समझने के लिए, तो 7 साल से 12 साल के बीच अगर कोई ऐसा बच्चा ऐसा कार्य करता है, ऑफेंस करता है, तो उसे ऑफेंस नहीं माना जाएगा। अगर कोई ऐसा कार्य करता है तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा, अगर वो मेच्योर, अगर एनएफ मेच्योर नहीं है उस चीज़ को समझने के लिए कि वो जो कार्य कर रहा है उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा। मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं, एग्जांपल से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। मैंने पढ़ा था इसके बारे में। एक केस हुआ था, उसमें एक बच्चा था जिसकी उम्र 12 साल 7 से 12 साल के बीच में थी, और वो अपने घर पे जाता है, अपनी भाभी जो उनकी रहती है घर पे, उनको उससे कुछ उनकी बहस होती है, और वहाँ पे किचन में पड़े उस चाकू से पीछे से वो चाकू से वार करता है। वार करने के बाद वो चाकू को छुपा देता है और अपने जाकर के कहीं जाकर छुप के बैठ जाता है। जब कुछ देर बाद भीड़ इकट्ठा होती है तो वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे जो लेडी रहती है, लेडी वहाँ पे गिरी रहती हैं, चाकू उनको लगा हुआ होता है, चाकू वहाँ से गायब रहता है, लेकिन ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। जब पुलिस आती है, इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है, तो यहाँ पे क्लियर आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे जो मर्डर किया गया है, जो मर्डर वाला कार्य हुआ है, यहाँ पे उस बच्चे ने किया है जो 7 साल से 12 साल के बीच में है, परंतु अभी वो वहाँ पे वो मर्डर करने के बाद वहाँ से भाग गया है। भागना उस बच्चे का भागना ये साबित करता है या दर्शाता है कि उस बच्चे को वो कार्य करने के बाद समझ में आ गया था कि जो वो कार्य किया है वो गलत है। यहाँ पे मैंने आपको पॉइंट पढ़ा, सफिशिएंट मेच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू जज द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ देयर कंडक्ट। यहाँ पे उसको समझ आ गया था कि जो उसने कार्य किया वो गलत है। इसी गलत विचारधारा के आने के बाद उसने उस चाकू को पहले छुपा दिया और खुद भी जाके छुप गया। तो इस केस में उसको जुवेनाइल कोर्ट में उसको ट्रायल किया जाएगा। अगर इसी केस में अगर वो वहाँ बैठा होता, मारने के बाद भी अगर वहीं बैठा होता, चाकू ले कहीं रहता वहाँ पे, और उसको ये नहीं पता होता कि उसने जो कार्य किया है उसने जो काम अभी हुआ है उसके हाथों से, उसका क्या परिणाम उसका हुआ है। हो सकता है उसने गुस्से मार दिया हो, लेकिन उसको ये ना पता उसको हो कि भाई अगर हम गुस्से से चाकू से मारते हैं तो सामने वाले की जान जा सकती है। अगर ऐसा होता तो हो सकता था कि वो उसके ऊपर कोई कोर्ट केस नहीं होता, कोई अपराध नहीं माना जाता। Children have to be dealt with under the juvenile justice system and not the adult system, criminal justice system। जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रंस होते हैं, वो जुवेनाइल जो न्यायिक तंत्र है, जो बाल न्यायिक तंत्र है, उसके अंतर्गत उनको डील किया जाता है, उनके केसेस डील किया जाता है। वो जो एडल्ट के लिए क्रिमिनल सिस्टम बना हुआ है, न्यायिक सिस्टम बना, उसमें उनको डील नहीं किया जाता है। चिल्ड्रंस कैन नेवर बी गिवन इम्प्रिजनमेंट और डेथ सेंटेंस। कभी भी उनको कारावास या फिर डेथ सेंटेंस उनको नहीं सुनाया जा सकता है। 5th पॉइंट है ब्रेक द नीव ऑफ पेन आफ्टर अवॉर्डिंग ए डेथ सेंटेंस। आपने देखा होगा कि जब जज कोई अगर डेथ सेंटेंस सुनाते हैं तो अपने पेन की लास्ट में उसको अवॉर्डिंग डेथ सेंटेंस लास्ट में लिखते समय जो पेन की निब को है उसको ब्रेक कर देते हैं। इसके बारे में देखते हैं ऐसा क्यों करते हो। डेथ सेंटेंसेज आर अवॉर्डेड ओनली इन द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस। जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होते हैं उन्हीं केसेज में डेथ सेंटेंस सुनाया जाता है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मीन्स जो दुर्लभतम केसेज होते हैं उन्हीं केसेज में डेथ सेंटेंस को अवॉर्ड किया जाता है। Considering a humanistic approach, the judiciary tries its best to not award death sentence, since the laws are supposed to create a deterrence and not averance or for laws in the society by awarding any kind of punishment। एक मानवतावादी अप्रोच को ध्यान रखते हुए जो न्यायिक तंत्र है वो कोशिश करता है कि डेथ सेंटेंस केवल एक अवरोध उत्पन्न करने के लिए, कानून समाज में कानून के रिगार्डिंग, कानून से संबंधित एक अवरोध उत्पन्न करने के लिए कि ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति अपराध न करे, ऐसा कोई अपराध न करे जिसके लिए इस तरह की पनिशमेंट हो। इसीलिए इसको बनाया गया है, अवार्ड करती है, डेथ सेंटेंस अवार्ड करती है, न कि कानून के प्रति घृणा पैदा करने के लिए।
Therefore, whenever a judge passes a death sentence, he breaks the nib of his pen. इसीलिए जब कभी जज कोई डेथ सेंटेंस पास करते हैं तो अपने पेन की निब को तोड़ देते हैं. टू एक्सप्रेस हिज कंपल्सन फॉर पासिंग डेथ सेंटेंस अंडर द कंपेलिंग सर्कमस्टांसेज. अपने इस एक्सप्रेशन को, अपने इस भाव को शो करने के लिए, अपने इस मजबूरी वाले भाव को शो करने के लिए, वो कि आप इस समय वो डेथ सेंटेंस पास करते समय वो कितने मजबूर हैं कि इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, इसको शो करने के लिए, एक्सप्रेशन को शो करने के लिए वो पेन की निब को तोड़ देते हैं. टू इंश्योर दैट नोबडी एवर कमिट सच हीनस ऑफेंस व्हिच इनवाइट्स सच सोशल स्टिग्मा टू द ऑफेंडर. ये इंश्योर करने के लिए कि कोई दूसरा व्यक्ति इस तरह का कोई जघन्य अपराध नहीं करेगा या नहीं करना चाहिए, जो इस तरह से अपराधी के ऊपर जो कलंक, एक जो सामाजिक कलंक लगता है, उसको बचाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा ऐसा कार्य न किया जाए, इस वजह से भी उस पेन की निब को तोड़ दिया जाता है. The practice is symbolic of the belief that a pen which is used to take away a person's life should not be used ever again for other purpose. ये एक सिंबॉलिक बिलीफ, एक सच माना जाता है, सिंबॉलिकली ये माना जाता है कि एक पेन जो किसी व्यक्ति की लाइफ ले सकती है, जिससे किसी की व्यक्ति की लाइफ के बारे में लिखा जा रहा है कि उसकी लाइफ को, उसके जीवन को लिया जा रहा है उससे, वो किसी और दूसरे पर्पज से उसका यूज़ न किया जा सके, उसका यूज़ न किया जाए. 6 पॉइंट है, हॉली बुक्स आर यूज्ड एज एन ओथ. इसके बारे में आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने देखा होगा कि जब आप फिल्मों में देखते हैं तो उसमें हीरो विलेन या फिर जो भी गवाह आता है तो सामने पहले वकील या सामने एक बंदा आता है, वो उनके सामने भगवत गीता या फिर बाइबल या कुरान, इन सब की बुक को लेके आता है और वो हाथ रख के उसमें कसम खिलाता है कि, वो बोलते हैं कि हाथ रख करके हम इसकी कसम खाते हैं, इस धार्मिक ग्रंथ की कसम खाते हैं कि हम जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहेंगे. इसके बारे में जानते हैं कि इसमें क्या सच है, क्या गलत धारणा सबके मन में है. देयर इज नो ओथ ऑन भगवत गीता और कुरान और बाइबल एनी मोर. आजकल के सिस्टम में कोई भी इस तरह का भगवत गीता, कुरान, बाइबल, कोई भी धार्मिक ग्रंथ का प्रयोग नहीं किया जाता है. About 40 years earlier, such practices were stopped and a secular way of taking oath was introduced. Even a statement without any formal oath in the code is as good. लगभग 40 साल पहले इस तरह की जो प्रैक्टिसेस थी उनको बंद कर दिया गया था, और इनके बदले में एक धर्म निरपेक्ष तरीका को लाया गया था, ओथ के लिए, शपथ के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था. कोर्ट में कहा जाता है कि इवन स्टेटमेंट विदाउट एनी फॉर्मल ओथ, कोर्ट में कहा गया एक बयान ही अपने आप में एक शपथ होता है, वो अपने आप में ही सफिशिएंट है, पर्याप्त है. बिना किसी फॉर्मल, अगर बिना किसी औपचारिक शपथ के भी अगर कोई बयान दिया जाता है तब भी वो अपने आप में पर्याप्त है. इट इज़ ए मिसकॉन्सेप्शन दैट स्वीयरिंग इन इंडियन कोर्ट्स इज डन ऑन रिलीजियस बुक. ये एक भ्रम है, एक गलतफहमी है कि ऐसा भारतीय न्यायालय में ऐसा किया जाता है. एज पर द प्रोविजंस ऑफ द ओथ एक्ट 1969, ओथ एक्ट 1969 के आधार पे a person can either swear in the name of God or solemnly affirm to state the truth while either depositing in a court or filing an affidavit or any other application before a court. ओथ एक्ट 1969 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर कोर्ट में आता है और वो खुद बोलता है कि वो मतलब सत्यनिष्ठा पूर्वक जो भी कर रहा है, सत्यनिष्ठा पूर्वक उसको स्टेटमेंट देता है, बयान देता है कि जो कर रहा सच है, या फिर गवाही देता है, या फिर अगर कोई पेपर में एफिडेविट या कुछ ऐसा लगाता है, अगर वो खुद अपने पर्सनल भी अगर उसको बोलता है कि सत्यनिष्ठा पूर्वक उसको दृढ़तापूर्वक कहता है कि जो मैं कर रहा हूँ सही है, तो वो सही ही माना जाएगा. उसके लिए किसी शपथ या किसी कसम की जरूरत नहीं है. 7 पॉइंट पे आते हैं. इसमें पुलिस कस्टडी एंड जुडिशियल कस्टडी, इसमें भी काफ़ी लोगों को एक डिफरेंसेज उनको नहीं पता होता है कि पुलिस कस्टडी क्या होती है, जुडिशियल कस्टडी क्या होती है. तो इसमें हम आप देखते हैं, इसमें पुलिस कस्टडी मीन्स दैट पुलिस हैज़ द फिजिकल कस्टडी ऑफ द एक्यूज्ड. पुलिस कस्टडी का मतलब होता है कि पुलिस जो दोषी होता है उसकी फिजिकल कस्टडी, मतलब वो थाने में ही बंद होता है, वो पुलिस के पास होता है, उसमें जो भी इंट्रोगेशन करना होगा पुलिस करेगी उसमें.
और जुडिशियल कस्टडी मतलब होता है मीन्स एन एक्यूज इज इन द कस्टडी ऑफ द कंसर्न मजिस्ट्रेट। जुडिशियल कस्टडी मतलब होता है कि जो दोषी होता है वो जो संबंधित मजिस्ट्रेट होता है उसके कस्टडी में, उसके अंदर होता है वो। आगे डिटेल में देखते हैं। इनफॉर्मर मीन्स पुलिस कस्टडी में, द एक्यूज इज लॉज्ड इन पुलिस स्टेशन लॉकअप। जो एक्यूज होता है वो पुलिस स्टेशन लॉकअप में रखा जाता है, और जबकि जुडिशियल कस्टडी में ये जेल में रखा जाता है। द फर्स्ट थिंग दैट हैपेंस टू ए सस्पेक्ट ऑन अरेस्ट इज that he is taken into police custody, following which he is taken before a magistrate within 24 hours and he may either be remanded to judicial custody or sent back into police custody। ये सेंटेंस ये कहना चाह रहा है कि पहले अगर कोई दोषी होता है, कोई सस्पेक्ट होता है, उसको पहले पुलिस पकड़ती है और उसको अपने पुलिस कस्टडी में रखती है, और उसके बाद उनके पास समय होता है 24 घंटे के अंदर वो मजिस्ट्रेट सामने उनको पेश करना होता है। इसमें 24 घंटे का जो टाइम होता है, इसमें जो जर्नी पीरियड होता है उसको एक्सक्लूड किया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई दिल्ली का अगर दिल्ली की पुलिस है, अगर वो मुंबई में किसी सस्पेक्ट को अगर पकड़ती है, गिरफ्तार करती है, तो 24 घंटे का टाइम वो जब मुंबई से दिल्ली पहुंच जाएंगे तो दिल्ली पहुंचने के बाद 24 घंटे का टाइम का शुरू होगा। इसमें जर्नी पीरियड ऐड नहीं होता है। एंड ही में आइदर बी रिमांडेड टू जुडिशियल कस्टडी और बी सेंट बैक इनटू पुलिस कस्टडी। जब वो मजिस्ट्रेट सामने पेश कर देंगे 24 घंटे के अंदर, तब मजिस्ट्रेट जो है उनके केस के आधार पे जुडिशियल कस्टडी या फिर पुलिस कस्टडी दे सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि इसको कहाँ रखना भी। दिस टाइप ऑफ कस्टडीज आर प्रिवेंटिव मेजर्स। इस तरह जो कस्टडी होती है ये बस प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए होती हैं कि जिससे अगर कोई इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, कुछ भी अगर कोई अगर केस हुआ तो उसका इंट्रोगेशन करना है, उन सब के बारे में आसानी से पता किया जा सके। ड्यूरिंग जुडिशियल कस्टडी द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द केस इज नॉट अलाउड टू इंट्रोगेट द सस्पेक्ट। मैंने पहले बताया जुडिशियल कस्टडी में जो सस्पेक्ट होता है वो जेल में रहेगा, और उस दौरान पुलिस ऑफिसर जो इंचार्ज होता है उसको अलाउ नहीं किया जाता है कि वो जा करके इंट्रोगेशन करे, पूछताछ करे वहाँ पे। जबकि पुलिस कस्टडी में द पुलिस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द केस में इंट्रोगेट द सस्पेक्ट। जो पुलिस ऑफिसर इंचार्ज होता है वो सस्पेक्ट का इंट्रोगेशन कर सकता है, पूछताछ कर सकता है उससे। पुलिस कस्टडी कैन नॉट बी ग्रांटेड इन बेलेबल ऑफेंस। जो जमानती ऑफेंस अपराध होते हैं, बेलेबल ऑफेंस होते हैं, उन केसेस में पुलिस कस्टडी नहीं दी जा सकती है। पुलिस कस्टडी में एक्सटेंड ओनली अप टू द पीरियड ऑफ 15 डेज फ्रॉम द डेट कस्टडी बिगिंस। इसमें यह है कि जिससे मान लीजिए कि अगर पुलिस ने किसी सस्पेक्ट को पकड़ा है और 24 घंटे के अंदर उन्होंने कोर्ट में उसको प्रोड्यूस कर दिया है, तो अब कोर्ट उनको पुलिस कस्टडी अगर अवार्ड करती है, उनको पुलिस अगर ग्रांट करती है, तो वो मैक्सिमम 15 डेज का ही होगा। और जिस दिन कस्टडी शुरू हुई है, जिस दिन उन्होंने प्रोड्यूस किया है, उस दिन से 15 डेज तक वो पुलिस के पास रहेंगे, लॉकअप में रहेंगे, और पुलिस उनसे पूछताछ करती रहेगी। जुडिशियल कस्टडी में एक्सटेंड टू ए पीरियड ऑफ 90 डेज फॉर ए क्राइम व्हिच इंटेल्स द पनिशमेंट ऑफ डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग 10 ईयर्स। जुडिशियल कस्टडी है वो मैक्सिमम 90 डेज तक उसको दिया जा सकता है ऐसे किसी अपराध के लिए जिसमें कि डेथ पनिशमेंट हो, आजीवन कारावास हो, या फिर ऐसी कोई सजा हो, कारावास हो जो 10 साल से ऊपर है। एंड 60 डेज फॉर ऑल अदर क्राइम्स इफ द मजिस्ट्रेट इज कन्विंस दैट सफिशिएंट रीजन एग्जिस्ट। और इसके अलावा इन तीनों अपराध, इन तीनों जो सज़ा हैं, जो डेथ पनिशमेंट है, आजीवन कारावास है, या फिर 10 साल से ऊपर की सज़ा, अगर इन तीनों सज़ा के अलावा कोई ऐसा अपराध करता है जिसमें इतनी सज़ा नहीं है, उनका सज़ा इससे अलग है, तो उसके लिए जुडिशियल कस्टडी मैक्सिमम 60 दिन तक ही ग्रांट किया जा सकता है, दिया जा सकता है। अब चलते हैं हमारे 8वें जो गलत धारणा का जो 8th पॉइंट है, लॉ फैक्ट्स का 8th पॉइंट है, उस पर चलते हैं। कोर्ट्स आर क्लोज्ड ऑन वीकेंड्स, दैट इज सैटरडे एंड संडे, सो समवन अरेस्टेड ऑन फ्राइडे नाइट विल हैव टू बी इन पुलिस स्टेशन टिल मंडे। ऐसा माना जाता है, सबको ऐसा लगता है कि कोर्ट्स होती हैं वो वीकेंड्स पे, जो सप्ताह का अंत होता है, उस दिन सैटरडे संडे को बंद रहती है। इसलिए अगर कोई बंदा, अगर कोई व्यक्ति अगर फ्राइडे को रात को पकड़ा जाता है तो वो मंडे तक पुलिस स्टेशन में रहेगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल गलत धारणा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। कोर्ट नेवर गेट क्लोज्ड, कोर्ट कभी बंद नहीं होता है, नॉट इवन ऑन नेशनल हॉलीडेज। यहाँ तक कि राष्ट्रीय जो छुट्टियाँ होती हैं, जो गेस्टेड हॉलीडेज होते हैं, उस दिन भी बंद नहीं होता है।
There are duty magistrate and additional session judge in the district court to look at urgent matters, including seeing anyone arrested within 24 hours of arrest, granting bail etc. कोर्ट्स में ड्यूटी मजिस्ट्रेट और एडिशनल सेशन जज जो होते हैं, एक रोस्टर टाइप उनका ड्यूटी लगती है, वो रोस्टर पे ड्यूटी करते रहते हैं। ऐसे जो अर्जेंट मैटर के केसेज होते हैं उनको देखने के लिए, चाहे वो अरेस्ट का हुआ और 24 आवर्स में उनको पुटअप करना हुआ कोर्ट में, पुलिस को वहाँ पे ले जाना हुआ तो वहाँ पे सुनवाई के लिए कोई होना चाहिए, या बेल देना हुआ, ऐसे किसी अर्जेंट मैटर के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट और एडिशनल सेशन जज रोस्टर के रूप में कार्य करते रहते हैं। Sometimes people are arrested on Friday, Saturday and kept in custody till Monday morning with the claim that magistrate is not available. That is not true. A magistrate is available 24/7. मैंने पहले बताया इसमें, ऐसा अगर जो सोचते हैं कि फ्राइडे अगर पकड़ा जाएगा तो वो मंडे तक रहेगा पुलिस स्टेशन में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप भी जानते रहिए आसपास, अगर ऐसा कुछ आपने कभी देखा है, सुना है, तो आप उनको बताइए कि ऐसा कुछ नहीं होता है। जिस दिन पकड़ा जाएगा, जिस टाइम अरेस्ट किया जाएगा, 24 आवर्स उसी टाइम से ही शुरू हो जाएगा। और कोर्ट हमेशा, संडे हो चाहे मंडे, कोई भी दिन हो, हमेशा कोर्ट में कोई न कोई मजिस्ट्रेट आपको वहाँ पे मिलेगा। 9th पॉइंट है एडवोकेट एंड लॉयर के बारे में है। इसमें कुछ लोगों लगता है कि एडवोकेट क्या होता है, लॉयर क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, लॉयर इज ए पर्सन हु इज स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ परसुइंग लॉ LLB कोर्स, whereas term advocate is usually refers to a lawyer who is practicing and who has completed his law course and is no more a student. लॉयर उसे बोलते हैं, उस व्यक्ति को बोलते हैं जो अभी अपना LLB या लॉ कोर्स अभी उसका प्रोसेस में है, वो लॉ कोर्स कर रहा है अभी। जबकि एडवोकेट उसे बोलते हैं जिसने अपना लॉ कोर्स कंप्लीट कर लिया है, वो आज की डेट में कोई स्टूडेंट, कोई छात्र नहीं रहा कहीं का, और वो केसेस जो कोर्ट में जो प्रैक्टिस कर रहा हो, इस समय जो न्यायालय में इसमें प्रैक्टिस कर रहा हो, उसे एडवोकेट बोलते हैं। आगे देखते हैं। इट कैन बी सेड दैट एन एडवोकेट मे बी ए लॉयर बट ए लॉयर मे नॉट बी एन एडवोकेट। बिल्कुल सही बात है, ये ऐसा कहा जा सकता है कि जो एडवोकेट होता है वो एक लॉयर हो सकता है, लेकिन एक लॉयर जो है एडवोकेट नहीं हो सकता है। जरूरी नहीं कि जितने लोग लॉ के कोर्स कर रहे हैं या फिर LLB कर रहे हैं, सब लोग प्रैक्टिस ही करें, जाकर कोर्ट में प्रैक्टिस ही करें। लेकिन जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं वो ज़रूरी है कि वो लोग लॉ कोर्स किए होंगे। एंड एडवोकेट इज ए स्टेप अहेड ऑफ ए लॉयर। लॉयर का जो एक स्टेप आगे का होता है, जो एक पायदान आगे की जो होते हैं स्टेप होते हैं, उन्हें ही हम एडवोकेट कहते हैं। एडवोकेट इज एलिजिबल टू पुट द पॉइंट्स ऑफ हिज हर क्लाइंट्स इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट बट द लॉयर कैन नॉट डू सो। जाहिर सी बात है, जब एडवोकेट ही प्रैक्टिस कर सकता है, लॉयर प्रैक्टिस नहीं कर रहा होता है कोर्ट में, तो एडवोकेट ही एलिजिबल योग्य होता है कि अपने क्लाइंट्स के पॉइंट्स को कोर्ट में रखने के लिए। लॉयर ऐसा नहीं कर सकता है। आज के सेगमेंट का लास्ट हम पॉइंट देखते हैं, यह है मजिस्ट्रेट, जज एंड जस्टिस के बारे में। इसमें भी काफ़ी लोगों को थोड़ा सा डाउट आता है कि मजिस्ट्रेट किसे कहते हैं, जज किसे कहते हैं, जस्टिस किसे कहते हैं। चलते पहले पॉइंट पे। मजिस्ट्रेट, जज एंड जस्टिस आर कोर्ट ऑफिशियल्स रिस्पॉन्सिबल टू हियर लीगल प्रोसीडिंग्स एंड टू मेक द कंक्लूजन इन एवरी केस दैट इज ब्रॉट टू ए कोर्ट ऑफ लॉ। ये सेंटेंस कह रहा है कि जो ये तीनों जो पद हैं, मजिस्ट्रेट, जज और जस्टिस होते हैं, ये एक कोर्ट, ये न्यायालय के कार्मिक होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कोई भी लीगल कानूनी जो कार्रवाई करने के लिए, ये जो कानूनी कार्रवाई करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये ऐसे कार्मिक होते हैं। और ये मजिस्ट्रेट, जज इज ए पब्लिक ऑफिसर हु प्रिसाइड्स ओवर ए लोअर कोर्ट ऑफ ए लॉ। मजिस्ट्रेट और जज ऐसे पब्लिक ऑफिसर होते हैं जो संचालन करते हैं, लोअर कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का संचालन करते हैं। मजिस्ट्रेट जो होता है वो, आप अभी आगे हम इसको अभी क्लियर करते हैं, एक फ्लो चार्ट से क्लियर करते हैं, आप समझ आ जाएगा। वो लोअर कोर्ट में होते हैं, मजिस्ट्रेट और जज लोअर कोर्ट में होते हैं, लेकिन जो जज होता है वो केवल सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होते हैं। while a justice may be member of the Supreme Court or someone who holds other function at the lower court। जबकि जो जस्टिस होता है, न्यायमूर्ति जिसको बोलते हैं, न्यायमूर्ति के बारे में कहा था कि जस्टिस न्यायमूर्ति का अपने आप में ही होना, एक तरह से वो जस्टिस माना जाता है। वो सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है, या फिर जो हाई कोर्ट या फिर उसके जो समकक्ष होते हैं, जो उस तरह की पावर को होल्ड करते हैं, उस लेवल के जो फंक्शंस को होल्ड करते हैं लोअर कोर्ट में, उनको हम जस्टिस बोलते हैं।
कुल मिला के यहाँ पे ये बस क्लियर पॉइंट ये है कि जो मजिस्ट्रेट और जज होते हैं वो लोअर कोर्ट में जो बैठते हैं उनको बोलते हैं, और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं उसमें केवल जज जो बैठते हैं उनको जज बोला जाता है, और जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बैठते हैं उनको जस्टिस बोला जाता है। इसको हम एक फ्लो चार्ट समझ लेते हैं। यहाँ देखिए एक लोअर कोर्ट का मैंने एक बनाया हुआ है। लोअर कोर्ट में दो पार्ट होते हैं, सिविल कोर्ट और सेशन कोर्ट। तो जो सिविल कोर्ट है, जो यहाँ पे सिविल कोर्ट है, सिविल कोर्ट में जो बैठते हैं, जो यहाँ पे केस को जो उसका संचालन करते हैं उन्हें जज बोलते हैं। और जो सेशन कोर्ट होता है, सिविल कोर्ट है जिसमें दीवानी मामले, जिसमें कि आपके ज़मीन से संबंधित जितने मामले होते हैं उन सबको जो डील करते हैं वो उनको जज बोलते हैं। और सेशन कोर्ट होता है जो आपराधिक या जिसको फौजदारी न्यायालय बोलते हैं, इनमें जो यहाँ पे डील करते हैं उनको मजिस्ट्रेट बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं दंडाधिकारी। जो दंड देने के लिए किसी भी अगर कोई गलत काम करा तो उसको सजा देने का जो काम करते हैं वो मजिस्ट्रेट का काम होता है। अभी हम देखते हैं इसके आगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सिविल कोर्ट, चाहे दीवानी का मामला हो चाहे आपका फौजदारी का मामला हो, दोनों केसेस में जो उसको संचालन करते हैं उन्हें जज बोलते हैं। जबकि जब लोअर कोर्ट में हम आते हैं तो लोअर कोर्ट में जो दीवानी का काम देखते हैं उन्हें हम बोलते हैं जज बोलते हैं, और जो फौजदारी का काम देखते हैं उन्हें हम मजिस्ट्रेट बोलते हैं। A judge may be appointed by the executive branch of government through the attorney general while a justice is elected। जो जज होता है वो अपॉइंट किया जाता है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो गवर्नमेंट का जो प्रोसीजर होता है उसके थ्रू अपॉइंट किया जाता है। जबकि जो जस्टिस होता है वो इलेक्ट किया जाता है, उसके लिए कोई अपॉइंटमेंट नहीं होता है, उसको इलेक्ट किया जाता है। Usually a judge listens to the court proceeding and comes to a conclusion for the first time. However, justice usually reviews a case that has already been concluded by judge। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें यह कह रहा है कि जो जज होता है, जो कोर्ट के प्रोसीडिंग्स होते हैं, न्यायालय का जो कार्रवाई होता है, उसको पहली बार किसी निष्कर्ष पर लाने के लिए फर्स्ट टाइम कोई अगर केस होता है, इसको आप इस तरह समझिए कि अगर आप मान लीजिए कि अगर आप कोई भी केस लेकर के कोर्ट में जाते हैं तो लोअर कोर्ट में आपने अपना कोई केस दाखिल किया है, तो वो लोअर कोर्ट में वो वहाँ पे जो भी जज होंगे उसका एक कोई डिसीजन सुनाएंगे, आपके कोर्ट के आपके केस की सुनवाई होगी, उसके बारे में डिसीजन सुनाएंगे, उसका एक निष्कर्ष निकालेंगे, कंक्लूजन निकालेंगे कि ये केस था, इस केस का निष्कर्ष ये है, इसके प्रोसीडिंग के बाद इसका निष्कर्ष ये निकला है। जबकि हाउएवर जस्टिस यूजुअली रिव्यूज ए केस दैट हैज ऑलरेडी बीन कंक्लूडेड बाय जज। जबकि जो जस्टिस होते हैं वो ऑलरेडी जो जज द्वारा डिसीजन दिया गया होता है, जो कंक्लूजन दिया गया होता है, उसकी समीक्षा केवल करते हैं। वो नया कुछ उसमें आदेश नहीं सुनाते हैं, नई तरह से कोई केस को नहीं हैंडल करते हैं। वो जो जज द्वारा जो भी निष्कर्ष दिया गया होता है प्रोसीडिंग के बाद, उसकी समीक्षा करते हैं और उसके बाद उस पर अपना आदेश देते हैं। ये एक लैटिन एक वर्ड है, एक देयर इज ए लीगल मैक्सिम कॉल्ड इग्नोरेंसिया लेक्सस नॉन एग्जिक्यूशन। इसका मतलब होता है, एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है कि विच मीन्स इफ़ यू डू नॉट नो द लॉ इट इज़ नॉट एन एक्सक्यूज। मतलब है कि अगर आप लॉ को नहीं जानते हैं तो ये माफ़ी या एक बहाना नहीं माना जाएगा। ये ऐसा नहीं होता है कि आप अगर कोई हम मान लीजिए अगर हम कोई गलत काम कर रहे हैं और हम उस गलत काम करते हुए पकड़े गए तो वहाँ पे मैं एक्सक्यूज नहीं कर सकता हूँ कि नहीं ये तो मुझे पता ही नहीं था कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये कानूनन गलत है, ये मैं तो कानून इस बारे में जानता ही नहीं, ये तो मैं ये लॉ के बारे में सुना ही नहीं कि ये ऐसा भी कोई लॉ होता है, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। अगर हम ऐसा कोई एक्सक्यूज करते हैं तो ये माना नहीं जाएगा। ये माना जाता है कि जो भी कानून बने हैं, जो भी उसके अंतर्गत जो भी चीज़ें पॉइंट्स डिफाइन किए गए हैं, वो हर एक नागरिक को, वो जो समझदार है उसको उसके बारे में पता है। अगर वो मेंटली फिजिकली फिट है तो उसको पता है कि जो ये चीज़ हम कर रहे हैं ये क्या गलत है क्या सही है। अगर हम ये काम करते हैं तो कानून में इसके बारे में क्या लिखा गया है, इसके ऊपर हमको क्या सज़ा मिल सकती है, हमको इसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये माना गया है। ये ऑलरेडी ये पहले से ही ये मान लिया गया कि ऐसा है। तो अगर कोई ऐसा काम कर रहे हैं तो आप उसका एक्सक्यूज नहीं दे सकते हैं कि आपको ये कानून पता ही नहीं था। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, कुछ भी करें उससे पहले ज़रूर सोचें कि ऐसा ना हो कि बाद में करने के बाद आपको इस तरह की कोई ज़रूरत पड़े कि आप बाद में जाकर के ये कहो कि नहीं मुझे तो ये पता ही नहीं था कि ये भी कोई ऐसा कानून है। थैंक यू। आज का हमारा जो लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। आगे हम फिर जल्दी आपके सामने एक नए टॉपिक को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।